बोर्ड दिख रहा है सबको? ठीक है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ठीक, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कहाँ से कैसे होता है और कैसे हम उसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए सबसे पहला पॉइंट कि जो मूवमेंट होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा। ठीक है, जो मूवमेंट होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, तो या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करना चाहिए, अट्रैक्ट और रिपेल। ठीक है, ये दो कंडीशन मुझे यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए हम किसी भी मॉलिक्यूल में इसको कैसे यूज करेंगे उसे हम देखते हैं। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इलेक्ट्रोफाइल बताया है, न्यूक्लियोफाइल बताया है। देन मैंने आपको कई बार मैकेनिज्म दिखाया है कि एक न्यूक्लियोफाइल है जो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करता है। ठीक है, तो ये सभी मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं उस चीज को एरो की मदद से दिखाते हैं। ठीक, अब देखो एरो का भी बहुत मतलब है। बहुत मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि एरो को हम बेसिकली ऐसा कर्व दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का। हम कर्व एरो इसलिए यूज करते हैं कि स्ट्रेट एरो जो है हम उसे यूज करते हैं नॉर्मली रिएक्शंस लिखने के लिए, इस वजह से कर्व एरो में ये जब ये फुल एरो हम बनाते हैं, इसका मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स है जो ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली। और यही अगर हम सिंगल तरफ वाले एरो को दिखाएं ऐसा या फिर ऐसा, देखो मैं दोनों एक साथ बाय मिस्टेक गलती ये एक साथ नहीं बनाता ताकि कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, चाहे ऐसा बनाइए चाहे ऐसा बनाइए, मतलब एरो का जो सिर है, देखो इसमें से मैं आपको लिख दे रहा हूँ, इसे ये जैसे मेरा ये एरो है तो ये मेरा हो गया एक प्रॉपर तीर। आपने जो रामायण महाभारत में जो आपने तीर देखा है ना, ये एक तीर वही है। ठीक है, अब देखो इस तीर का ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं, मतलब कुछ तो कहते हैं और इसे भी कुछ कहते हैं। अब क्या कहते हैं भाई, तो ये हो गया मेरा मुंडी और ये हो गया मेरा पूंछ, हेड एंड टेल। ठीक है, तीर को दो चीज से बताया जाता है, हेड और टेल। तो यहाँ पे हम बेसिकली रामायण वाला तीर नहीं बनाएंगे, हम केमिस्ट्री में रामायण वाला तीर यूज नहीं करेंगे। हम ये टेल को सिर्फ एक सिंपली एक लाइन से दिखाते हैं, यहाँ पे ये डिजाइन नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो तीर का दो हिस्सा हो गया, एक तो ये मुंडी और एक ये पूंछ। अब ये जो मुंडी है ये हमको बतलाता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से निकला और किधर की ओर गया। मतलब जिधर के साइड में पूंछ होगा तो उधर के साइड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और जिधर के साइड में मेरा मुंडी है उधर के साइड में मेरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। उसके बाद पूरा अगर फुल हेड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर हाफ हेड है तो 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका ये महत्व है। जैसा कि मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बताया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमको क्या बताता है, अगर ऐसा फुल एरो है तो 2 इलेक्ट्रॉन है जो शेयर किए जा रहे हैं, अगर ऐसा हाफ एरो है तो 1 इलेक्ट्रॉन है जो शेयर किए जा रहे हैं। तो जो फंडा हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए सीखा था वही फंडा हमको यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन फ्लो में भी देखना है या इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में भी देखना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कहाँ से होता है, कैसे होता है और किधर की ओर हो सकता है।
तो मैं यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन का कुछ स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। जैसे देखिए मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया था, तो मैं एक स्ट्रक्चर लेता हूँ C डबल बॉन्ड का, ऐसा स्ट्रक्चर। ये मेरा इथीन है, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये मुझे इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए एक हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, और ये मैंने पाई बॉन्ड दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा सिग्मा बॉन्ड हो गया इन दोनों के बीच, और यहाँ पे मेरा पाई बॉन्ड हो गया। अब देखो, जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को हम कहते हैं डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो लोकल हैं, जो अपने ही एरिया में इधर से उधर अकड़ के घूमते हैं। जैसे देखो आजू बाजू लोकल लोग कैसे रहते हैं, अकड़ के रहते हैं, अरे हम लोकल हैं, क्या कर लेगा मेरा। तो सेम फंडा यहाँ पे भी है। डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स वैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपनी एरिया के अलावा और दूसरे दूसरे एरिया में भी नाचते फिरते मिलेंगे आपको। मतलब ये इस एरिया को पूरा कवर अप करेंगे इस तरीके से। ठीक है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का ये फंडा है। तो फंडा कैसा है, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते हैं और मॉलिक्यूल्स को उस तरीके से ये स्टेबलाइज करते हैं। तो पहले मेरा एक सबसे पहले जो मेरा मूवमेंट का जो कंडीशन होगा, कंडीशन क्या होगा, फ्रॉम बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम। ठीक है, मतलब अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो मेरा इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा और कि दूसरे एटम पे जाके वो ट्रेवल करेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिखाता हूँ। डबल बॉन्ड, इसे मैं बीच का कोई भी एलिमेंट हो जिसे जेड से डिनोट कर सकते हैं, तो इस जगह पे जो ये डबल बॉन्ड है ये मूव कर सकता है ऐसे। ठीक है, और जो मुझे स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर मिल जाएगा इस तरीके का। ठीक है, तो ये एक तरीके का मेरा मूवमेंट हो गया। तो इसे मैं लिखा है फ्रॉम बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम। तो बॉन्ड मतलब कैसा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट मूवमेंट का कंडीशन है। देन सेकेंड मूवमेंट का कंडीशन, फ्रॉम बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड मतलब कैसा बॉन्ड, यहाँ पे भी हम लिखेंगे पाई बॉन्ड, चाहे वो डबल बॉन्ड हो सकता है चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो फिर से हम सेम कंडीशन दिखाते हैं, ये डबल बॉन्ड, जेड सिंगल बॉन्ड। अब इसका अगर मूवमेंट हमको दिखाना हो तो मूवमेंट कैसा होगा, ये इस तरीके का मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जेड और यहाँ पे इस साइड में मेरा डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए इसी जगह पे अगर मैं इसी चीज को आगे बढ़ाना चाहूँ तो फिर ये जो है इधर मूव कर सकता है और ये वापस से इधर मूव कर सकता है। ये दो कंडीशन अराइज होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो बेसिकली जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, ये मूवमेंट आपको बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स कितना स्टेबल है। अगर मॉलिक्यूल फ्री है मूव होने के लिए तो वो जितना ज्यादा मूव होगा उतना ज्यादा वो मॉलिक्यूल को स्टेबल करेगा। अब देखो मैंने आपको टॉटोमेरिज्म पढ़ाया है। टॉटोमेरिज्म मैंने आपको ये दिखाया था कि हाइड्रोजन जो है वो मिथाइल ग्रुप से निकल के आपके डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या किसी पे भी जाता है और वहां से डबल बॉन्ड टूट के एक डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, मैं आपको देखो फिर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ।
जैसे CH3 है, यहाँ पे मान लीजिए N लगा देते हैं, ये मेरा डबल बॉन्ड और ये मेरा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या दिखाया था कि हाइड्रोजन जो है वो इसके ऊपर जा रहा है और ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इधर से इधर की ओर जा रहा है। तो बेसिकली हम दिखा क्या रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को दिखा रहे हैं। ठीक है, और हम मूवमेंट से बता रहे हैं कि ये जो नाइट्रो ग्रुप का कंपाउंड है ये कितना बैलेंस्ड है। तो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतनी आसानी से ये बैलेंस होगा। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के ऊपर आपको कोई थ्योरी नहीं आता है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, इसके ऊपर आपको कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारे थ्योरीज में यूटिलाइज होता है। मतलब आप जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब, आप जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे तब, रेजोनेंस पढ़ेंगे तब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, हाइपर कन्जुगेशन पढ़ेंगे, तो इन सब चीजों में आपको ये मूवमेंट काम आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको? ये मूवमेंट आपको क्लियर हुआ तो मैं आगे चलूंगा। मूवमेंट सबको क्लियर है? बाकी लोगों को? सिर्फ 2 लोग यस लिखे हैं। बी में हाँ, बी में आपका थर्ड स्टेप फिर से फर्स्ट स्टेप में चला आएगा। ठीक, चलिए अब हम अपना कुछ इफेक्ट्स देखते हैं। जैसे सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, तो मैंने इसका नोट्स आपको दिया नहीं है तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, या आप चाहो तो डेफिनेशन किताब से भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी हो, किसी पास कोई भी किताब हो, आप उससे आसानी से लिख सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल दिखाता हूँ, इसके बाद आपको फिर मैं डेफिनेशन दिखाऊंगा। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक चेन है कार्बन का, ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे हेलोजन ग्रुप अटैच है। देखो, हेलोजन कोई जरूरी नहीं हो कि हेलोजन ही अटैच हो, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट को देखिए पहले। तो हेलोजन ग्रुप अगर अटैच है तो हेलोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के वजह से, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खासकर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, तो एकदम इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो एक्स क्या करेगा, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपने तरफ इस तरीके से, ज्यादा पावर लगाएगा इस कार्बन के ऊपर, तो ज्यादा पावर लगाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि उस कंडीशन में एक्स के ऊपर एक माइनस चार्ज डेवलप होगा और इस कार्बन के ऊपर एक प्लस चार्ज डेवलप होगा। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि इस जगह पे मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा इस जगह पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, इस जगह, ठीक, जाहिर सी बात है, अगर प्लस चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इसने दिया है और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ बढ़ जाना चाहिए और एक तरफ घट जाना चाहिए। अब जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा है वो थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, अपने बगल वाले के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और कोशिश करेगा कि मैं वहां से इलेक्ट्रॉन को खींचूं। ठीक, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने आपको HF मॉलिक्यूल समझाया था। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझाया था,
तो मैं आपको वापस से रिकॉल कर दे रहा हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बना था, हमने देखा था कि फ्लोरीन का फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसके वजह से डेल माइनस चार्ज और डेल प्लस चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी डेल माइनस चार्ज और इसके ऊपर भी डेल प्लस चार्ज डेवलप होगा, जिसके वजह से हम फिर से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है। तो ये जो हाइड्रोजन है जिसका इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ है, ये क्या करेगा, फ्लोरीन के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्यों लगाता है, ताकि ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन क्या करता है, बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के ऊपर, किसके लिए, तो बैलेंस होने के लिए। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। ठीक, यहाँ पे ये जो कार्बन है, कार्बन में इसको 1 मार्क कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट कार्बन जो है ये क्या करेगा भाई, फर्स्ट कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन से कम है, तो उसका तो खींच नहीं सकता, जाहिर सी बात है। तो कार्बन क्या करेगा, अपने बराबर वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से या उससे कम वाले एलिमेंट से खींचने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे कार्बन है बगल में, कार्बन 2, कार्बन 1 क्या करेगा, कार्बन 2 से इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास करेगा, जिसकी वजह से कार्बन 2 के ऊपर फिर से एक चार्ज डेवलप होगा। लेकिन वो जो डेल प्लस का चार्ज है उसकी कैपेसिटी इस डेल प्लस जो कार्बन 1 पे है उससे कमजोर होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे डेल प्लस और डेल प्लस प्लस लिखा है, तो डेल प्लस प्लस डेल प्लस से कम है। ठीक, यही कंडीशन यहाँ पे कार्बन नंबर 3 में भी दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज डेवलप होगा वो चार्ज इस तरीके का डेवलप होगा, डेल प्लस प्लस और फिर से प्लस। ठीक, तो ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट मुझे कार्बन 3 या फिर कार्बन 4 तक देखने को मिलता है। प्रैक्टिकली देखा गया है कि ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट मुझे तीसरे या चौथे कार्बन तक देखने को मिलता है। अगर मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बहुत पावरफुल है तो चौथे कार्बन तक जाएगा, अगर कम पावरफुल है तो तीसरे कार्बन तक जाएगा। जैसे एग्जांपल आप देखिए, अगर आपके पास फ्लोरीन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 है, तो आपको चौथे कार्बन तक दिखेगा। और अगर दूसरा कोई है, जैसे सिर्फ ऑक्सीजन हो या और कुछ हो, तो आपको तीसरे कार्बन तक ही ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, और इसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अभी देखिए मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, आप डेफिनेशन आपको जहां से पसंद हो आप वहां से लिख सकते हैं। तो परमानेंट displacement of electrons along a carbon chain, ठीक है, permanent displacement of electrons in a carbon chain when a electronegative atom is attached to it। ठीक है, क्या है डेफिनेशन, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कार्बन चेन व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज अटैच्ड टू इट फ्रॉम कार्बन टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। ठीक, तो डेफिनेशन भी देखें, एग्जाम्पल भी देखें। अब देखिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता है। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, अगर कोई एलिमेंट या कोई एटम कार्बन से ज्यादा पावरफुल है तो वो इलेक्ट्रॉन कार्बन का खींच लेगा, तो ऐसे इफेक्ट को हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ खिंचाव हो रहा है, कार्बन का यहाँ नुकसान देखने को मिल रहा है। ठीक, पहला कंडीशन, तो इसे हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट।
तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दिस इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, इसी तरीके का प्लस आई इफेक्ट भी होता है। तो प्लस आई इफेक्ट कब होगा, जब कोई कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन में अगर खींचने के बजाय उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया कार्बन को, तो उसे हम प्लस आई इफेक्ट कहेंगे। जैसे एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ, कार्बन है, कार्बन की एक चेन है, 3 4 और ये फिर से मैं 5 कार्बन ले रहा हूँ। इसके साथ अगर मैं एक कार्बन लूं जो यूं कहे तो CH3 मान लो, मैं ऐसा लगा देता हूँ तीनों साइड से। इस 5वें कार्बन पे मान लीजिए मैंने CH3 लगा दिया। ठीक है, इस तरीके का। तो जाहिर सी बात है, CH3 हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस कार्बन के ऊपर एक डेल माइनस चार्ज आएगा, इसके ऊपर भी डेल माइनस चार्ज आएगा, और मुझे यहाँ पे कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, हाँ प्रियांशु, कोई डाउट है क्या? एक सेकंड चेक कर। ठीक है, यहाँ मुझे प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। बोलो सर, इन दोनों कार्बन में डेल माइनस का ये सिंबल क्यों आएगा? क्या चीज? अब जैसे देखो हमने देखा है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, इसको दिया, इसने भी दिया, और इसने भी दिया। ठीक, तो मैंने देखो, मैं फिर से नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। तो कार्बन 1 के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो जब उसके पास जरूरत से ज्यादा हो जाए, जैसे आप जरूरत से ज्यादा खा लो, पेट खराब हो जाता है कि नहीं, तो सेम कंडीशन इसके साथ भी है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका भी पेट खराब। तो ये क्या करेगा, भाई आप नहीं खा सकते, अब किसी और को दो ताकि उसका भी पेट खराब हो, अकेले क्यों खराब हो। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा इसकी तरफ। ठीक है, उसी तरीके से ये भी शिफ्ट करेगा इसे इसकी तरफ, क्योंकि जितनी उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी से अगर वो बाहर ले लेता है, तो जाहिर सी बात है वो चाहेगा कि मैं स्टेबल रहूं। स्टेबल कैसे रह सकते हैं, तो उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, तभी तो वो स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन इंड्यूस कराया जा रहा है, इसीलिए इसे इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। और वहां पे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन इंडक्ट कराया जा रहा है, एक जगह इंड्यूस एक जगह इंडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लस आई और माइनस आई को डिफाइन करते हैं। क्लियर है? यस सर। अब देखो, यस मैं सर। आपको मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, आपको वो लिस्ट याद रखना है, जिस लिस्ट के हिसाब से माइनस इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट को याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको लिस्ट याद नहीं भी रहता है, तो आप डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन कई बार कैसा है कि क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे 2 मॉलिक्यूल है, मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल में से ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, इस तरीके से कंपैरिजन दे देता है। ठीक, तो मैं आपको नेक्स्ट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। मुझे माइनस आई और प्लस आई कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। माइनस आई इफेक्ट मुझे देखने को मिलेगा सबसे पहले NO2, ये ज्यादा पावरफुल होगा। उसके बाद होगा तो मेरा F, उसके बाद Cl, उसके बाद Br, उसके बाद I, फिर उसके बाद है OCH3। ये आपका क्या बोलते हैं, ये आपका लिस्ट है, इस आपको इसी ऑर्डर में याद करके रखना है। अगर मैं 2 मॉलिक्यूल दे दूं, NO2 और फ्लोरीन, तो आपको ध्यान रखना है कि NO2 का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो फ्लोरीन से ज्यादा देखने को मिलता है। अब पूछेंगे कि सर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से दोनों से ज्यादा है, तो हमें फ्लोरीन में कम और NO2 में ज्यादा क्यों मिलता है?
ठीक। तो रीजन इसका ये है कि नाइट्रोजन भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस कंडीशन में दोनों जो है मिल के फ्लोरीन से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इस वजह से नाइट्रोजन को पहले रखा गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पहले रखा गया है। देन उसके बाद एक लास्ट लिस्ट में है, दैट इज C6H5, जिसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ फिनाइल PH। ये मुझे माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, और मैं प्लस आई इफेक्ट की बात करूं, प्लस आई इफेक्ट की बात करूं तो प्लस आई इफेक्ट जो है वो डोनर कहलाता है। तो डोनर में सबसे पहले आपका टर्शरी कार्बन चला आएगा। OCH3 में सबसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो देखो सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है? तो ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेने वाला, खींचने वाला, लेकिन जो आपका CH3 है वो देने वाला है। तो दोनों एक दूसरे को कट करेंगे कि नहीं करेंगे? कॉमन सेंस, ठीक, या कॉमन सा लॉजिक आप लोग कह लो, ठीक है। एक देने वाला एक लेने वाला, दोनों लेने वाला नहीं है, ठीक है रूपम। अब प्लस आई इफेक्ट देखिए। तो प्लस आई इफेक्ट के लिए आपको ध्यान क्या रखना होगा कि जो टर्शियरी कार्बन है, टर्शियरी कार्बन आपको सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, फिर सेकेंडरी दिखाएगा, फिर प्राइमरी दिखाएगा, इस तरीके से। तो मैं एक सिंपल सा आपको लिस्ट दे रहा हूँ, जो लिस्ट आपको याद रखना है। सबसे पहले टर्शियरी कार्बन CH3 और इसका होल 3, ये ज्यादा होगा इससे, तो सेकेंडरी कार्बन से CH3 होल 2, ये ज्यादा होगा आपका, ये ज्यादा होता है C2H5 से, जो हम कंपेयर करते हैं तब, ठीक है। उसके बाद C2H5 का प्राइमरी कार्बन है, हाँ ठीक है, यहाँ आप इथेन इथाइल समझ के रखेंगे, लेकिन ये बेसिकली प्राइमरी कार्बन में गिना जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका CH3 मिथाइल ग्रुप, मतलब ये ना प्राइमरी है ना सेकेंडरी, ये सिंपली मिथाइल का ग्रुप है। तो मैं अगर इसे लिखूं तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 डिग्री कार्बन ग्रेटर देन 2 डिग्री कार्बन ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बन, और ये ग्रेटर देन होगा CH3 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये मेरा लिस्ट है, ये लिस्ट आप याद कर लेंगे, और मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन कंपेयर करके दूं, जैसे मान लीजिए ये है एक क्वेश्चन, देख लो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता है, NO2 है, और एक क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा, ये मेरा बेंजीन है। तो पूछेगा कि माइनस आई इफेक्ट दिखता है या नहीं। अगर दिखता है तो ज्यादा किस में दिखता है, तो जाहिर सी बात है ये ऐसा हम सिंबल लगा देंगे, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट मुझे NO2 में ज्यादा देखने को मिलेगा। ये मेरा कंपैरिजन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस इज फॉर कंपैरिजन, ठीक है। ये आप तभी कंपेयर कर सकते हैं जब आपको ये लिस्ट पता होगा। लिस्ट अगर पता नहीं है तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक। क्लियर है सबको? इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे मैं लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये इसका दो नाम है, प्लस और माइनस आई इफेक्ट का। बाकी लोगों को समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है तो देख लीजिए, पूछ लीजिए। देखो सिंपल इफेक्ट्स हैं,
अभी इन इफेक्ट्स का काम क्या है और मतलब क्या है? तो इन इफेक्ट्स को बेसिकली हम यूज करते हैं मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को समझाने के लिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के स्टेबिलिटी को ही समझाने के लिए हम इतने सारे चीजों को, लफड़ी वाली चीजों को हम पढ़ते हैं, और कोई हमारा कोई काम नहीं इसके साथ। देन नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर, रेजोनेंस, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्या हुआ? रेजोनेंस, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आप इसकी एप्लीकेशंस को लिमिट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको कहा था कि टॉटोमेरिज्म के एप्लीकेशंस को आप लिमिट नहीं कर सकते, उसी तरीके से आप रेजोनेंस के इफेक्ट को आप लिमिट नहीं कर सकते। ठीक है, ये दिखेगा बहुत सिंपल, लेकिन इसका जो यूज है ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा है। अब रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में भी आपको इलेक्ट्रॉन मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए इसके लिए एक लाइन लिखा गया है, मैं उस लाइन को लिख रहा हूं। इट इज ए माइथोलॉजिकल थ्योरी, THEORY, इट इज ए माइथोलॉजिकल थ्योरी। माइथोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? किसी को ही पता है माइथोलॉजिकल का मतलब क्या है? मिथोलॉजिकल या माइथोलॉजिकल, जो भी आप पढ़ते हैं। बाकी लोग, और बाकी लोग का क्या आंसर है? फुलफॉर्म का तो बढ़िया आंसर है। प्रियांशु सही बात बोला। खुशबू, ठीक है आप, चलो अच्छा है। देन नंदनी का पुराना सांस्कृतिक, ओल्ड स्टोरी रिलेटिंग, ओल्ड सेड स्टोरी और एनीथिंग। ठीक है, चलिए काफी कोशिश किया सर। और रूपम, चलो ठीक है रूपम, ट्राई आपने भी किया। मैंने मिथोलॉजिकल के बारे में आपको बताया है। एक्चुअली देखो, मिथोलॉजिकल जो वर्ड है ये मिथ शब्द से बना है। मिथ का मतलब होता है मिथ्या। ठीक है, मिथ्या मतलब ऐसी थ्योरी जिसका कोई पुष्टिकरण नहीं है। ठीक, मनगढ़ंत थ्योरी। अब रेजोनेंस को हम मनगढ़ंत थ्योरी कह रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैं इसे मनगढ़ंत थ्योरी कह रहा हूँ, लेकिन साथ में ये भी कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई मनगढ़ंत भी है और इम्पोर्टेंट भी है, दोनों साथ में कैसे हो सकता है? तो देखिए, आपको मैंने ऑलरेडी पहले बताया है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो लोग नए हैं रेजोनेंस के लिए, आप फिर से देखो। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं उठाता हूँ, ओजोन। ठीक है, O3। तो O3 के बारे में अगर हम देखें तो O3 को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पहला चीज। अब यहाँ पे आप देखो, मैं अगर नंबरिंग कर दूं 1 2 3, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 का डबल बॉन्ड होना चाहिए, जो कि बन गया। लेकिन ऑक्सीजन 3 का डबल बॉन्ड बना नहीं बना। ऑक्सीजन 3 का तो सिंगल बॉन्ड बना है। और एक चीज और, ऑक्सीजन 1 का डबल बॉन्ड ही बनना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन 1 का टोटल 3 बॉन्ड बन रहा है। तो ये स्ट्रक्चर तो मेरा गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमको पता है ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है वो वैलेंसी होता है 2। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन या तो एक डबल बॉन्ड बना सकता है, या फिर 2 सिंगल बॉन्ड ऐसे बना सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कर क्या रहा है, सेकंड वाला ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन पहला वाला 3 बॉन्ड बना रहा है, और तीसरा वाला 1 बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरीके से ओजोन मेरा अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम बना देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पहला चीज। ठीक है। तो अब देखिए, अब इस कंडीशन में क्या हो गया, 1 भी बैलेंस हो गया, 2 भी बैलेंस हो गया, और 3 भी बैलेंस हो गया। अब इसी चीज को मैं लिखता हूं ऐसे, ऑक्सीजन, नंबरिंग मेरा वही रहेगा, इधर में मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड
ऑक्सीजन 2 और इधर में मेरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 3। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम पेपर में लिख रहे हैं 1 2 3, तो भैया हम किधर भी लिखें उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक, क्योंकि हम पेपर में लिख रहे हैं। ओजोन को थोड़ी पता कि ओजोन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कभी ओजोन बोलने आया नहीं कि भाई मुझे ऐसे लिखो, कभी नहीं बोलने आया। हम ऐसा लिखते हैं उसको क्योंकि हमने स्टडी में देखा है कि मॉलिक्यूल्स ऐसे जुड़े हुए होते हैं आपस में, ठीक है। तो और साथ साथ ये भी फंडा है कि एक ही मॉलिक्यूल का डिफरेंट फॉर्म्स नहीं हो सकता। जैसे हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिखें तो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ एक ही तरीके से जुड़ सकता है, वो है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कार्बन क्या करेगा, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा और इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, ये संभव नहीं है। संभव क्या है, तो ये संभव है। तो जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग परफेक्ट होनी चाहिए और ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए जिसमें हमको सारा का सारा लिविस का जो डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, मतलब या सिंपल भाषा में कहें तो ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम इन दो बॉन्ड्स को, दो फॉर्मूला को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, इसे एक सिंगल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और जो डबल बॉन्ड है उसका इफेक्ट हम क्या करते हैं, पूरे मॉलिक्यूल पे ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और तब कहते हैं कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मेरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं और इस रेजोनेंस के ऊपर मेरे ख्याल से 3-4 लेक्चर जाएगा आपका, तो आप रेजोनेंस